चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वह चैप्टर एनसीईआरटी में 4th नंबर का चैप्टर माना जाएगा, हमारी लिस्ट में तीसरा, मोशन इन अ प्लेन। दरवाजा, मोशन इन अ प्लेन। अब देखो बेटा एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि यहाँ वेक्टर चैप्टर को उसी में इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको वेक्टर नाम का चैप्टर जो था अपना अपन ने अलग से जो लिए थे वो इसी में इंक्लूडेड है, मगर हम उस पैटर्न से नहीं लेंगे, हमारा एक अलग पैटर्न रहेगा। तो हमारे जो टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो सबसे पहला 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन। दूसरा पार्ट रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा पार्ट रहेगा आपका सर्कुलर मोशन। और चौथा पार्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो आपने इससे पहले भी पढ़ा भी, मगर वो रिलेटिव मोशन इन 1D था, ये रिलेटिव मोशन इन 2D है। कुछ नहीं, बहुत बेसिक से 4 टॉपिक्स है। इसमें भी बड़े गौर से सुनना, इसमें भी सर्कुलर मोशन जो पार्ट है हम इस चैप्टर के साथ नहीं लेंगे, इस पार्ट के साथ नहीं लेंगे। क्यों ऐसा? असल में जो सर्कुलर मोशन पार्ट है ये मोशन ऑफ प्लेन में भी मिलेगा आपको, लॉज ऑफ मोशन में भी मिलेगा आपको, है ना, और साथ ही साथ आपको आगे जाके थोड़ा सा पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर में भी मिलता है। तो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है सर्कुलर मोशन का पार्ट। तो जब मैं लॉज ऑफ मोशन का सर्कुलर मोशन पढ़ाता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली इसको पूरा फिर से खींच के लाना ही पड़ता है, पूरा रिवाइज करके लाना पड़ता है। देखो अपन ने ये पढ़े थे, ऐसा था वैसा था, ये करना था। तो हर जगह का ये ट्रेंड है, इवन कोटा बोलो, हर जगह का ट्रेंड है। ये सर्कुलर मोशन को एक साथ वो लोग क्या करते हैं, अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ा देते हैं, है ना। तो मैं मोशन ऑफ प्लेन के बाद पहले लॉज ऑफ मोशन लूँगा, है, फिर उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन लूँगा। वो जो छोटा सा पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर में आता है वो उसमें कवर हो जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखना आपने। मगर हमारे मेन 4 टॉपिक्स हैं। एक है 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव मोशन। ये 2 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% इस पर क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना। और जब मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ तो ये आपके स्टेट बोर्ड में भी इंक्लूडेड है ना। रोटेशनल डायनेमिक्स नाम से एक चैप्टर है जिसमें सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को मिला कर दिया हुआ है ना। तो वहाँ से आप थोड़ा सा स्टेट बोर्ड की भी तैयारी खुद से स्टार्ट कर देना। जहाँ डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा, मगर आपको खुद से एक जिम्मेदारी लेकर उसको लर्न करना, रिवाइज करना, नोट्स बनाना, वो आपको करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन। वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? अगर एक डायरेक्शन में, पक्का एक डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे जा रहा है। तो क्या ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है? एक डायरेक्शन तो है ना। तो क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है क्या? ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जा रहा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी चेंज होगी, वाई एक्सिस की भी वैल्यू चेंज होगी। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर आगे पीछे जा सकता है, या वाई एक्सिस पे आगे पीछे जा सकता है, या जेड एक्सिस पे आगे पीछे जा सकता है,
तो उसे हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये बात समझा आपको? एक्स एक्सिस पे आगे पीछे जाना, वाई एक्सिस पे आगे पीछे जाना और जेड एक्सिस, जैसे कि ये जो हमारे स्लाइडिंग डोर्स है ना, ये खिड़की के वेंटिलेशंस के, ये सिर्फ एक एक्सिस पे आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये वन डायमेंशनल मोशन है ना। अगर कोई पार्टिकल जब ट्रैवल करता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स और वाई। जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रहा मैं, तो देखना भाई यहाँ एक्स का भी चेंज हुआ और वाई का भी चेंज हुआ, या वाई और जेड का चेंज होता है, या एक्स और जेड का चेंज होता है। एक्स और वाई का चेंज होना चाहिए, या वाई और जेड का, या फिर एक्स और जेड का, दोनों में, तीनों में से कोई भी चलेगा। तो इसे कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। फिर अगर हमारा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और उसके तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर भाई पार्टिकल इस तरह से एक्सिस के तरफ किसी एक एक्सिस पर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको हम लोग ने अभी भी कहा वन डायमेंशनल मोशन, इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स के भी और वाई के भी, या एक्स का भी या जेड का भी, वाई का भी और जेड का भी, ऐसा दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं इसे मोशन इन अ प्लेन। और अगर हमारा पार्टिकल ऐसा ट्रैवल कर रहा है कि उसके तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस, यानी मान लो मैं ऐसा ले रहा आगे पीछे हमारा पार्टिकल को, तो वो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही, वाई एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही और जेड एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही, तो इसे कहा जाता है मोशन इन अ स्पेस। अच्छा ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा फिर फोर डायमेंशन क्या होते हैं और वो कहाँ मिलेगा अपने को? फोर डायमेंशनल मोशन कहाँ होता है और क्या है? वो तो थ्री डायमेंशनल हो गया, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहा, तो थ्री डायमेंशनल हो गया। फोर डायमेंशनल किसको कहेंगे? अगर मैं कहूँगा कि ये मोशन फोर डायमेंशनल है, ये किसे कहेंगे और ये कहाँ हो सकता है? तो फोर डायमेंशनल मोशन उसे कहा जाता है अगर आप वक्त में भी आगे पीछे जा सकते हैं, टाइम में, है ना, आगे पीछे जा सकते हैं अगर, तो उसे कहा जाता है फोर डायमेंशनल मोशन। और ये कहाँ होता है? ये होता है ब्लैक होल में, है ना, ब्लैक होल के अंदर। हाँ, बस जिंदा बचना चाहिए, शर्त ये है ना। ब्लैक होल बोले तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वो तुम ऐसा समझो कि जब तुम उसमें अंदर जाएंगे तो तुमको वो पूरा ऐसा निचोड़ के पतली धार बना के तुमको उधर से लेके जाएगा, है ना। तो अगर सपोज करो बाई चांस तुम जिंदा बच पाते हैं, तो ब्लैक होल के अंदर आप यूनिवर्स का क्रिएशन और यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन दोनों एक साथ देख सकते हैं। इंटरस्टेलर मूवी देखे क्या? पीछे बोला था ना उसके बारे में, एक मूवी है इंटरस्टेलर, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है वो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देखो उसको। वैसे तो नेटफ्लिक्स पे हो, मगर वैसे भी मिल जाती हो, तो बहुत बढ़िया मूवी है वो, साइंस रिलेटेड। उसमें एक थोड़ा बहुत ऐसा सीन बताया, आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। तो उसमें थोड़ा ऐसा सीन बताया कि अर्थ जो है डिस्ट्रक्शन के लेवल पे आ चुकी है, वहाँ से कोई मतलब इतना बेकार हो गया है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ कोई क्रॉप उग नहीं रहा सिवाय एक ही क्रॉप के, कॉर्न, भुट्टा आता है ना, भुट्टा, उसके अलावा कोई भी क्रॉप उग ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब सभी लोग परेशान हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हमें कोई दूसरा प्लैनेट देखना पड़ेगा रहने के लिए। तो उन लोगों ने कई सारे स्पेसशिप जो है ना, अपने एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा था, ये देखने के लिए कि देखो आप यहाँ कोई एक और प्लैनेट है क्या जो रिहैबिलिटेट हो सकता है ना। तो वही फिर वो निकलते, फिर बाद में उनको कुछ सिग्नल मिलता नासा वालों को। तो मेन जो लीड एक्टर बताया, वो बताया कि वो पहले एक नासा का पायलट था, स्पेसशिप का पायलट रह चुका था वो। तो फिर वो उसको अप्रोच करते, उसमें एक लीड एक्टर वो है, उसकी एक बेटी भी है बताया, छोटी। तो मतलब अराउंड उसकी जो बेटी होगी कुछ 11-12 साल या 15 साल के आसपास होंगी वो। तो उसमें जो बताया उसको, तो जब वो जाते तो उनके घर पे वो एक नोटिस करते जो उनकी लाइब्रेरी थी, है ना, ऐसा लगता कि वहाँ से लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स बाहर अपने आप गिर रही। अब वो फिर बाद में जो
एक्टर वो भी देखता है, उसकी बेटी भी देखती है कि सब लोग पहले उसकी बेटी समझती भूत वूत है, कोई घोस्ट है। तो फिर उसके बाद वो बोलती कि हाँ घर में कोई है, कुछ है, ऐसा ऐसा दिख रहा, कुछ हो रहा, मगर वो उसको इग्नोर करता। फिर नासा वाले उसको अप्रोच करते, वो बोलते कि भाई आप एक ऐसा सिग्नल मिला है हमको कि हमारे कोई एक एस्ट्रोनॉट ने कहा है कि एक और ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम लोग रिहैबिलिटेट हो सकते हैं और वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है सब कुछ। तो अब हमको उसकी खोज में जाना है, उस सिग्नल की खोज में जाना है, और हमारे पास कोई पायलट नहीं है सिवाय आपके। तो चलो ठीक है, बहुत मुश्किल से वो राज़ी होता। तो जब वो राज़ी होता मतलब जाने के उस पर रहता, तो निकलने से पहले वो देखता घर पे उसके कुछ ऐसे लाइंस, वो जो धूल ऊपर से छत पे से आती और ऐसे कुछ लाइंस बनती है ना, जैसा ये इस तरह की लाइंस कुछ बनती है। अब वो ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता एक्टर को, मगर उसकी बेटी बोलती कि मैंने इसको डिकोड किया, ये असल में बाइनरी नंबर्स के अंदर है। बाइनरी नंबर्स आपने 9th में पढ़े होंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर का कोड है, इसका मतलब हो रहा है कि बोले वो स्टे करके लिखा हुआ आ रहा, स्टे का मतलब रुक जाओ वहीं पे, है ना। तो वो अब ऐसा लिखा हुआ आ रहा, मगर वो सोचता नहीं, मगर इतना मालूम रहता कि वो एक्टर वो हीरो बोलता कि जब वो जाकर आएगा तो तकरीबन काफ़ी साल बीत चुके होंगे यहाँ पे। तो वो उसका एक अंदाज़ा रहता कि उसकी 12 साल की कुछ बेटी रहती, वो 18-20 साल की कुछ हो जाएगी जब तक ये जाके आएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम का ऐसा इशू होता है ना, टाइम डायलेशन थ्योरी। तो अब चलो ये निकलते, सब अच्छा रहता, सक्सेसफुल रहता, वो लॉन्च होते बराबर जाते। एक वर्म होल का कंसेप्ट है, वर्म होल मालूम है? वर्म होल शॉर्टकट है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के जाने का, है ना। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल किसी ने देखा नहीं। वैसे एक वक्त में ब्लैक होल भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, बाद में प्रैक्टिकली देखा गया, है ना। तो देखा गया जैसे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो अब ऐसा है कि तो वर्म होल भी एक ऐसी कंसेप्ट है जो थ्योरेटिकली आइंस्टाइन ने बताया था कि एक गैलेक्सी जिसमें अपने को दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए कई साल लग जाते, अपन कुछ दिन में या कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, है ना। उसको समझाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया कि अगर मान लो जैसा कि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस जो एक चादर की जैसा है, जैसे फैली हुई चादर है, तो ये एक एंड है और ये एक एंड है ना। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मगर ये चादर थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल घूमती है, मतलब क्या बोलना है, ऑसिलेट करती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि ये दोनों आपस में आ जाते करीब, और उस वक्त आप यहाँ से अगर आपको जाने का रास्ता मिल गया शॉर्टकट, उसको वर्म होल कहा जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ विद इन फ्यू आवर्स या डेज पहुँच सकते हैं, जिसको कई साल लगने वाले थे। तो जैसा वो बताया कि हमने एक वर्म होल खोज के निकाले, वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से जाना है, तो जब उस वर्म होल से पास होते, जो दूसरी गैलेक्सी के जाने का रास्ता है, उनको कुछ ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई आ रहा है, ऐसा फील होता है एक्ट्रेस को, उसमें जो दूसरी एक्ट्रेस जो बताया उसको, और उसमें से एक ऐसा हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा हो, ऐसा उसको हैंड शेक करना चाहता है। तो वो भी इस तरह से यूँ करके ऐसे करती, तो वो एक्साइट होती, दिस इज़ द फर्स्ट हैंड शेक एवर फ्रॉम फ्यूचर। मतलब उनको मालूम है कि ये जो है कोई चीज़ है, वो क्लियरली नज़र नहीं आती कि ये कोई चीज़ जो है फ्यूचर से आ रही है। ये जो सिग्नल आ रहा है, जो दिख रहा है हमको, ये पर्सन, ये जो भी है, ये फ्यूचर से आ रहा है, मगर ये कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं आता। तो वो ऐसा हाथ उससे मिलाती है, ऐसा थोड़ा एक्साइट होती है, फिर बोलते कि ये बोले पहला ह्यूमैनिटी का हैंडशेक है विद फ्यूचर। तो फिर वो बोलता, एक्टर बोलता कि इग्नोर करो, हमको अपने से फोकस करना है। चलो फिर वो जाते, फिर वो कुछ उनके साथ हादसा होते हैं, उसके अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाती है उनकी शिप में। फिर बाद में बोलते कि 3 अलग अलग जगह से सिग्नल आ रहे हैं, फिर बोलते हमको तीनों को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, 3 या 2 लोग ऐसा अलग अलग इस पर जाना पड़ेगा, अलग जगह पे, प्लैनेट्स पे। तो फिर एक्टर और जो एक्ट्रेस है, वो जो बताया गया लीड रोल वाले, तो वो एक अलग पर्टिकुलर स्पेसशिप पे जाते हैं जहाँ पर से सिग्नल आ रहा था। तो जब वो वहाँ जाते, तो जब उसके थोड़ा सा करीब जाते स्पेस के, मतलब उधर ब्लैक होल नज़र आता उनको, बट उसके थोड़ा सा वो करीब जाते थे। और फिर वो बोलता, दूसरा जो एक साथी बोलता, तुम जाकर आओ वहाँ पर, बोले यहाँ पे, और मैं यहीं रुकूँगा करके, जो स्पेस स्टेशन होता है उनका वहाँ पे। तो ये एक्टर और एक्ट्रेस स्पेसशिप में बैठ के वहाँ जाते हैं उस प्लैनेट पे, जो उनको सिग्नल आ रहा था उसको देखने के लिए। उस प्लैनेट पे पूरा पानी पानी रहता है, तकरीबन कुछ इतना घुटनों तक या कुछ बताया उसके अंदर, पूरा पानी पानी रहता है उसके ऊपर, या ज़्यादा जो भी है ना। वो जैसे ही वो लैंड होते हैं, वो बोलता भी है, आपका जो मेन लीड एक्टर है, कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, यहाँ पर कि 1 घंटा मतलब वहाँ 20 साल या ऐसा कुछ साल के बराबर रहेगा, बोले अर्थ का। तो ये जब जाते हैं तो वहाँ तूफान आ जाता पानी का,
है ना। और वो देखते कि वो जो सिग्नल मिल रहा था वो गलत सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि वो जो हमारा जो वो था रोबोट था, जो भी था जिसको भेजा गया था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और उससे गलत सिग्नल मिल रहा था। तो उनको ये समझ में आ गया कि रिहेबिलिटेट होने के बराबर के काबिल नहीं है। तो फिर वो वहाँ से जल्दी से निकलते, उसमें एक साथी मारा जाता उनका। तो 15 मिनट के अंदर हार्डली, वो 15 से 20 मिनट या जो भी टाइम लगता उसके लिए, वो हार्डली वो यहाँ से निकलते और वो वहाँ पर मेन स्पेस स्टेशन पे पहुँचते। तो उनका जो साथी जो वहाँ उनके लिए इंतज़ार किया था, इनके लिए कुछ मिनट्स का वक्त था वो, है ना। वो देखते हैं उसका पूरा बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बोले मैं 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा बोले यहाँ पे है ना। चलो ये 15-20 मिनट कुछ लगे थे। और फिर चलो वो बाद में एक और सिग्नल आ रहा था उनको, जहाँ पर उनका एक साथी था और ये जो दूसरी लड़की थी जो एस्ट्रोनॉट बताया उसका फियांसे रहता वो। तो वो वहाँ पर वो सोच रहा था कि वो वहाँ पर भी जाके देखते हैं कि वो बोल रहा है कि अच्छा सही है सिस्टम। तो वो उसके पास जाते हैं। अब वो जब वो प्लैनेट पे उतरते तो उसका जो स्पेस क्राफ्ट रहता है वो डिस्ट्रॉयड नज़र आता, टूटा फूटा हुआ। मगर वो बाद में जाता, वो बोलता कि नहीं बोले आगे जाके मैंने ये देखा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ गिराते हैं तो यहाँ बहुत जल्दी रिहेबिलिटेट होता है। तो वो जब वो ऐसा लेके जाता है हीरो को, जो एक्टर है हमारा, तो उसको लेके जाता बातों बातों में और उसको ढकेल देता। तो मेन उसका फैक्ट ये रहता कि उसको भागना रहता है यहाँ से, और भागने के लिए चाहिए स्पेसशिप। तो वैसे जब वो बोलेगा अगर कि मेरे को लेने आओ तो कोई आएगा नहीं, तो वो बहाने से बुलाता कि यहाँ पर लाइफ फॉर्म हो सकती है। तो किसी तरह से बच के आते, फिर वो उसी को मारे, मतलब वो जो जिसने ढकेला था उसको मार के वापस आ जाते किसी तरह से। और जब वो वापस आते और वो बाद में उनका जो वो पीछे पीछे आता उनके किसी दूसरे स्पेसशिप की मदद से, तो फिर उनको एहसास हो जाता कि कोई भी आसपास का जो प्लैनेट हम सोच रहे थे वो रिहेबिलिटेट होने के लायक नहीं है ना। फिर उसमें बहुत चलता इशू। फिर उसमें ये बताया गया कि वो चलो वो बाकी के साथी तो सब मारे जाते हैं, सिर्फ 2 बच जाते हैं, वो एक मेन एक्टर अपना लीड एक्टर और वो एक एक्ट्रेस रहती, मगर वो हो जाते सेपरेट। और वो सेपरेट हो जाते तो वो चले जाता ब्लैक होल के अंदर। अब ये थोड़ा सा एक कहा जाएगा एग्जैगरेशन आ गया, मतलब उसमें बताया उसको ज़िंदा बच गया हो। तो उसमें ब्लैक होल में जब वो जाता है तो फिर उसको एक डेसरेक्ट करके एक कुछ सिस्टम मिलता है। अब ये डेसरेक्ट सिस्टम क्या है ये क्लियरली मेरे को भी समझा नहीं ठीक से, है ना। वो इतना भारी चीज़ है वो, उसमें कुछ कमरों जैसे बताया, धड़ 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 धड़, बस इतना बताया कि आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसके अंदर फ्यूचर एंड पास्ट सब टाइम में ट्रैवल कर सकते हो ऊपर नीचे। ये बोला गया है कि ये फ्यूचर के लोगों ने बनाया हुआ है। तो किसी तरह से वो डेसरेक्ट के अंदर जाता, वो अपना देखता अपने, मतलब वो देखता एक डेसरेक्ट मतलब कमरे जैसा दिखता हो उसको, ऐसा जैसा वो खड़े होता ऐसा, तो उसको अपनी ऐसा लगता कि वो लाइब्रेरी का जो वो था कबर्ड बुक्स वाली, तो उसके पीछे वो खड़ा हुआ है करके, और वो देख रहा अपने आप कुछ फ्रॉम पास्ट अपने आप को देख रहा, अपनी बेटी को देख रहा। और फिर वो उससे मतलब उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उसको ज़ोर ज़ोर से धक्का मारता हो, तो बुक्स गिरती है ऐसी। तो वो जो बुक गिर रही थी उस वक्त वो ये खुद था फ्रॉम फ्यूचर। और फिर वो जो जाता यूँ देखता कि क्या है, कौन गिरा, वो खुद को देखता उसके अंदर में। फिर वो मतलब जब वो खुद देखता कि वो जाने वाला है स्पेस, नासा के पास वो लोग लॉन्च होने वाले हैं, तो ये वो बंदा रहता जो बाइनरी सिग्नल्स भेजता कि वहाँ रुक जाओ, कोई फ़ायदा नहीं आके यहाँ पे, है ना, तुम जो है उसके साथ सही वक्त गुजारो करके। मगर वो भी मतलब उससे कम्युनिकेट नहीं हो पाता ठीक से। फिर बाई चांस उसका स्पेस क्राफ्ट जो रहता वो बच के आ जाता, फिर वो उसमें बैठ के वापस रिटर्न आता किसी तरह से। तो वो तो मतलब तकरीबन ऐसा बताया कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता, वो मरने की कगार पे रहता। मगर ये जो सिग्नल था स्टे वाला, तो उससे वो कुछ चीज़ें समझ के, उसकी बेटी जो है वो भी कोई साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस रहती, उससे बेटी समझ जाती है, कुछ नॉलेज रहता है, फ्यूचर में बताया डायरेक्ट। और वो बेटी कुछ तो भी उसको बाद में बचा लेती, जैसा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको देख कर ही समझ में आएगा। तो फिर वो फ्यूचर के लोग क्या करते उसको बचा लेते, और फिर वो कूपर करके नाम बताया उसका। तो वो चलो देखता, अपनी आँख खोलता है, तो वो बोलता है कि हम लोग मार्स प्लैनेट पे है, बोले हम लोग ने यहाँ रिहेबिलिटेट किया अपने आप को, आपकी बेटी की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर पूछता वो मेरी बेटी, बोले कहाँ है और अभी फ़िलहाल कितने साल हो गए, बोले तकरीबन हमारे 60 ईयर्स हो चुके हैं, बोले। और फिर जाके जब देखता वो अपनी बेटी को, तो ये तो यंग रहता, मगर उसकी बेटी डेथ बेड बोलते हैं ना एकदम, उसके ऊपर रहती। उसके पोते भी एकदम काफ़ी बड़े रहते, बेटी के भी उसके जो कहा जाए जैसे फर पोते जो कहा है ना, काफ़ी बड़े बड़े रहते। तो ये टाइम डायलेशन थ्योरी पे बेस्ड है, और कहा जाता है साइंटिफिकली ये सही है, ये पॉसिबल है। ये साइंटिफिकली आप टाइम में आगे पीछे जाना बिल्कुल पॉसिबल है। फैक्ट ये है कि ये चीज़ें झेलने के लायक करना चाहिए बस आपने, ये जो चीज़ें है ना। और जैसे मैंने बताया कि ये जो बताया उसमें कि इजीली वो चले जाता ब्लैक होल में से,
आर पार, ये पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली भी। तो अब ज़िंदा नहीं रह पाएगा अगर कोई जा पाएगा उसमें, क्योंकि अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको मान लो एक ब्लैक होल में से अगर मान लो एक चक्की के जैसा होता है वो, मैंने प्लैनेट्स को सबको निगल जाता है पूरा चूरा करके एक एनर्जी के फॉर्म में आगे फेंकता है वो, तो वो प्लैनेट्स को फेंकता है, तो हम क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें ऐसी है। एक ज़बरदस्त मूवी है इंटरस्टेलर, कई लोगों की फेवरेट मूवीज़ मानी जाती है जो साइंस से रिलेटेड है। हाँ, लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल करें तो आप फ्यूचर में चले जाएंगे। वो एक थेरी है, थेरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो आप बहुत कई साल आगे चले जाएंगे। टाइम डायलेशन थेरी कहा जाता है। टाइम जो है हमारे लिए यहाँ एक अलग फैक्टर है, स्पेस में कुछ अलग ही फैक्टर है ना। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स बोला जाएगा तो बहुत भारी चीज़ है। वो इंसान वो हक्का बक्का रह जाता, कई सारी चीज़ों को देखता सोचता, जब अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा। अब उसी दिन की बात है जब मैं ऐसी जस्ट वॉक करते हुए जा रहा था, रात की बात है, फुल मून था और ऐसी चांद को देख रहा था। मेरे दिमाग में एक ऐसा आया ख्याल कि मैं, वो तो सभी लोग क्या आते अपने में, वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम एक अकेले स्मार्ट कम्युनिटी है करके, है ना, जिसने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया, आसपास गाड़ियाँ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, हम लोग ने क्या क्या बना लिया, इतना बड़ा यूनिवर्स। मैंने बोला मैं चांद को देख रहा, उसके आगे पीछे मुझे सब काला काला नज़र आ रहा, बहुत दूर दूर एक आध, मैंने बोला कोई प्लैनेट इतना नज़र आ रहा, बहुत बड़े बड़े गैप है सबके बीच में, इतना बड़ा यूनिवर्स। अगर हम जैसे एक फॉर एग्जांपल कुछ मैंने ऐसा सुना था कि अगर हमारी गैलेक्सी जो है, अगर हम उसके किनारे से और दूसरे किनारे पे जाना चाहे, जैसे गैलेक्सी का पार्ट ऐसा इतना स्पायरल फॉर्म में, तो यहाँ पर से यहाँ जाने में ही हमको कई सौ साल या कई हज़ार साल लग जाते हैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल किए तो, है ना। और हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा, अगर वहाँ से भी जाते हैं हम लोग दूसरी नियरेस्ट गैलेक्सी के पास, तो कई हज़ार साल लगते हैं उसके लिए, लाइट ईयर्स, कई हज़ार लाइट ईयर्स बस बगल की गैलेक्सी में जाने के लिए। अब तुम सोचो कि एक गैलेक्सी जिसमें करोड़ों अरबों सोलार सिस्टम, ऐसे करोड़ों अरबों गैलेक्सीज जो मिलकर एक क्लस्टर बन रही, फिर ऐसे करोड़ों अरबों क्लस्टर्स मिलकर एक यूनिवर्स बन रहा, फिर ये भी माना जाता है कि वो यूनिवर्स भी एक सिंगल नहीं है, ऐसे करोड़ों अरबों यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनता, कितना बड़ा है ना। वो एक क्या नाम है, एक अपने जो यूपीएससी की एक जो कहा जाएगा, जो ट्रेनिंग लेते हैं, दिव्य कीर्ति करके कुछ अच्छा कुछ नाम है उनका, दृष्टि आईएएस वाले, उन्होंने ये कहा कि बोले यार अपन क्या अपने आप पे प्राउड करते जरी जरी बातों पे, है ना। अब इतनी करोड़ों अरबों यूनिवर्स में से एक अपना यूनिवर्स, उसमें से एक अपनी गैलेक्सी, उसमें से एक अपना एक सोलार सिस्टम, एक सोलार सिस्टम में से हम एक प्लैनेट में से, फिर कंट्री में से एक छोटे से शहर में रहने वाला एक बंदा एक जरी सी बात पर, है ना, क्या करता है, अपने आप पे बड़ा प्राउड फील करता है, मैं तो साला मेरे कोई टक्कर नहीं, है ना, क्या है अपनी औकात सोचो। और इसीलिए जो अपन बोलते हैं ना कि अपन किसी भी चीज़ को खुदा से रिलेट मत करो, क्यों, आप सोचो ना, वो इतना बड़ा क्रिएट कर चुका है और अपन क्या है उसी सामने, है ना। अपन जरी जरी बात पे किसी को बोलते हैं हाँ ये खुदा है, ऐसा नाउज़ बिल्ला, तो शिर्क जो होता, तो मैं बोला कितनी बड़ी चीज़ होती है खुदा, और अपन, है ना, उसके सामने क्या रखते हैसियत। जैसे बोलते हैं ना कि अपने रहने नहीं रहने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत है उसके पास तुम खुद सोचो ना, है ना। जैसे जमातों में एक चीज़ सुनते हैं कि वो राई के दाने बराबर अगर पूरा भर दिया जाए तो भाई राई के दाने के बराबर एक अपना है, लिटरली वो फैक्ट है। खैर चलो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन बराबर तो है, सीधे जाना। लीनियर का मतलब होता है सीधा जाना, आप ट्रैवल करेंगे सीधा मगर वो 2 डायमेंशनल होगा। जैसा देख, ये है 1 डायमेंशनल लीनियर मोशन, ऐसा जाओ या ऐसा जाओ,
ये होता 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन, है ना। अगर मैं ऐसा भी जा रहा आगे, ये 3 डायमेंशनल लीनियर मोशन हो जाएगा। चलो इधर ध्यान दो बेटा। कंसिडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल in xy plane. Consider the motion of a particle in xy plane. At t equals to 0, its position is x1 comma y1, and after time t, its position will be x2 comma y2। देखो डायग्रामेटिकली मैं इसको ऐसे समझाता हूं। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है मैंने, एक्स वाई एक्सिस वाला सिस्टम लिया है। जेड को इग्नोर मार रहा हूं मैं क्योंकि वहां कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। पार्टिकल हमारा पहले यहां था, पॉइंट P1 पे था, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 करके थे। फिर वो वहां से मूव होकर इधर चला गया, जिसके कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 थे, है ना। फिर मैं कहूंगा कि भैया देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर्स of particle is given as, तो वेक्टर r1 is equals to x1 I cap plus y1 j cap and वेक्टर r2 is equals to x2 I cap plus y2 j cap। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने कहा कि इमेजिन करो कि हमारा पास एक पार्टिकल है जो मोशन में है, और कहाँ मूव हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है। जब शुरुआत में एट टाइम t इक्वल्स टू 0 उसकी पोजीशन क्या थी, x1 कॉमा y1, और कुछ देर के बाद टाइम t के बाद उसकी पोजीशन क्या है, x2 कॉमा y2। तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि 2 तरह से पोजीशन बता सकते हैं किसी की। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से और एक होता है पोजीशन वेक्टर से। तो हमने कहा देखो पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यानी x एक्सिस पर x1 y एक्सिस पर y1, और दूसरे बाद में पार्टिकल की थोड़ी देर के बाद जो पोजीशन आ रही है वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना, यानी x एक्सिस पे x2 और y एक्सिस पे y2। अब याद रखें हमको यहाँ क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन में वही चीज़ें पढ़ना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोले क्या, हमें पढ़ना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ना है हमको स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर पढ़ना है हमको एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और हमको साथ ही साथ काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको एक साथ जो पहले पढ़ चुके वो वापस से पढ़ना है। बस इतना है, जो पहले पढ़े थे वो 1D में पढ़े थे अपन ने, है ना, 1 डायमेंशन में पढ़े थे अपन ने, और इस बार वो जो चीज़ होने वाली है वो 2 डायमेंशन में होने वाली है। आसान है, अगर वो नॉलेज अच्छा है आपका तो ये तो और बहुत इजीली आ जाएगा, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ये लिख लिया आपने, लिख लो फटाफट। बातें नहीं बेटा,
ये वाला पार्ट हो गया। शिट यार, गर्म कितनी हो रही। चलिए, डिस्प्लेसमेंट इन 2D। 2 डायमेंशन में हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेंशन करते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in 2D is given as vector s is equals to vector r2 minus vector r1, या vector s is equals to delta vector r is equals to vector r2 minus vector r1। जैसे कि हम कहेंगे r2 क्या है आपका, वो है x2 i कैप माइनस y2 j कैप, सॉरी प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर माइनस साइन को अंदर भेजूंगा मैं तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर x2 का मल्टीपल क्या है, i कैप, यहाँ x1 का मल्टीपल क्या है, i कैप। तो मतलब ऐसा है कि अगर दोनों में से i कैप को कॉमन निकाला जाए तो x2 माइनस x1। इसी तरह यहाँ से भी j कैप को कॉमन निकाला जाए तो y2 माइनस y1 j कैप। तो बोले ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये सिंपल फॉर्मूले से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या वो हो गया पार्ट, इधर का लिखना हो गया सभी का। चलो 2 मिनट दिया, फटाफट लिखो। गर्मी हो गया ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कुछ खास नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैंने इनिशियल पोजीशन वेक्टर से माइनस किया, बात खत्म। जैसे एग्जांपल ऐसा कुछ आ जाए, अगर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 3,4 टू 7,2, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक एकदम वेक्टर्स में आपने पढ़ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो कि एक पार्टिकल 3,4 से 7,2 पे जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो।
तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी लोकेशन बताऊँगा। देखो पहले कहाँ था, तो बोले पोजीशन वेक्टर पहला क्या है, तो आप कहेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। बाद में कहाँ था वो, 7i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बोले वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। देखो आप इसको याद करो, x2 माइनस x1 का i कैप, ये x2 है और ये क्या है x1 है, यानी कि 7 माइनस 3 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, यानी 2 माइनस 4 j कैप, यानी कितना हो जाएगा वो 4i कैप माइनस 2 j कैप। मतलब भैया वो x एक्सिस पे 4 यूनिट्स आगे सर का और y एक्सिस पे 2 यूनिट नीचे गया है ना। इस तरह से हम लोग ने इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए। आया क्या समझ में, एनी प्रॉब्लम बुझा? तो देखो इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए। अब कभी कभार कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि भैया ये माइनस में होता है, मतलब कैसा, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। A particle moves from 2, 2 या फिर 2, -2 to -3, -4। Calculate its displacement। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। मैं फिर से वही करूंगा, पहले पोजीशन वेक्टर्स लिखूंगा। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे 2i कैप माइनस 2 j कैप है। फाइनल पोजीशन क्या है, -3i कैप माइनस 4 j कैप। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा वेक्टर r, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, है ना। यानी देखो वेक्टर r2 कितना है, x2 कितना है -3, क्या है फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप है ना। चलो ठीक है, x2 देखो कितना है फिर -3 और x1 कितना है +2, तो -3 -2 इंटू आई कैप, है ना। -3 में से ये वाला 2 क्या होगा, माइनस होगा, प्लस -4 -2 होगा, -4 -2 क्या हो जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा +2 j कैप, तो ये हो जाएगा -5 i कैप -2 j कैप। यानी x एक्सिस पे -5 यूनिट्स पीछे आया हो और -2 यूनिट्स नीचे गया, है ना। तो वेरी सिंपल तरीके से आप उसको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिख लिया था ना। चलो ये वाला सॉल्व करके बताओ क्या आएगा।
क्या आएगा? इनिशियल पोजीशन लिखो, फाइनल पोजीशन लिखो। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में बोला है उसने भैया, पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में। तो वक्त की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? t0 से, t इक्वल्स टू 0 से। एंड कहाँ पर हुआ होगा? t इक्वल्स टू 4। तो जब आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो वो इनिशियल पोजीशन मिलेगी, और t की वैल्यू 4 डालोगे तो वो फाइनल पोजीशन मिलेगी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 12 आई कैप। देखो वेरी सिंपल, कितना सिंपल है। एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 इंटू 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब यहाँ t तो है ही नहीं, वहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये क्या रह जाएगा? सिर्फ 4 जे कैप यूनिट्स, है ना। फिर वेक्टर r2 आप क्या करेंगे? t की वैल्यू क्या डालेंगे? 4 सेकेंड्स डालेंगे। तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। 3 4 सा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, यानी कि 12 आई कैप में से यहाँ पर आई, भाई यहाँ आई कैप का तो कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। तो यहाँ कहेंगे 12 माइनस 0 आई कैप प्लस यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 4, और यहाँ पर भी जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो 4 माइनस 4 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 आई कैप, या मतलब मैग्नीट्यूड में लिखे तो 12 यूनिट्स। आया समझ में? तो बेसिक डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है? पहले 4 सेकंड का बोला था, तो टाइम की वैल्यू पहला 4 मतलब टाइम पहले क्या होगा? 0 सेकेंड्स होगा, बाद में क्या होगा? 4 सेकेंड। तो मैंने क्या किया? t की वैल्यू 0 डाला, तो उससे आपको इनिशियल पोजीशन मिल गई। फिर t की वैल्यू 4 डाला, तो उससे आपको मिल गई फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से आपने इनिशियल पोजीशन को माइनस किया, तो 12 आई कैप माइनस 0 आई कैप, तो वो जैसे कि वैसे 12 आई कैप रह गया। 4 जे कैप माइनस 4 जे कैप क्या हो जाएगा? 0। तो बस बच गया 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी 12 यूनिट्स। देखो बेटा, एवरेज स्पीड, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप पहले फोकस करो उसके बेसिक फॉर्मूले पे। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ अपन पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। तो देखो, मानो कि पार्टिकल टाइम t1 पे वो कहाँ था? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और टाइम t2 पे वो कहाँ था?
x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो मैं कहूंगा मेरा एवरेज वेलोसिटी फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो बोले वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना? ठीक है, बोले आप इसको बोलेंगे t2 माइनस t1। ओके, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा देखो यार, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन t2 माइनस t1। आया ना? है कि? फिर ऐसा है कि t2 माइनस t1 को सेपरेट कर डालो, तो x2 माइनस x1 आई कैप अपॉन t2 माइनस t1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन t2 माइनस t1। अब मैं चाहूं तो उसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं, therefore एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जे कैप। मतलब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दी गई है या मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, तो मैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। अरे भैया डेल्टा x क्या है? बोले चेंज इन पोजीशन अलोंग x एक्सिस अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या है? चेंज इन पोजीशन अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो ये अलग से निकालकर vx अलग से निकालकर vy अलग से निकालकर मैं क्या कर सकता हूं, ये इक्वेशन में डालकर टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। या फिर ये फॉर्मूले में आप शुरू से चालू करो, यहीं से आप एक काम करो, वैल्यू डाल दो और आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो मैं आपको ये मेथड से और डायरेक्ट ये वाले मेथड दोनों तरीके से एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी का ये लिख लो। चलिए, वो आपका फोकस, ये वाला पार्ट हो गया।
सुन लो आप, ये संडे को फिज़िक्स का टेस्ट नहीं रहेगा, बट अगले संडे को आपको जो फिज़िक्स का टेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस ये चैप्टर। हाँ सॉरी, नहीं अभी वो कैसा है, आप 1D की थोड़े मॉड्यूल की प्रैक्टिस करो, अभी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। चलिए हुआ कि बेटा, लिख लिया आप लोग सब लोग ने? अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम 8,2 टू -2,4। एक पार्टिकल अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? इस पोजीशन से इस पोजीशन पे 8,2 टू -2,4 इन 5 सेकेंड्स। और ये सब जर्नी इसकी कितनी देर में हुई है? 5 सेकेंड्स में। एक काम करो, वैल्यू को बदलता हूँ मैं, 2 सेकेंड्स कर दे दो और मीटर्स करके ही जोड़ दो यहाँ पे। हाँ, तो कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों पूछा है उसने, वेलोसिटी भी पूछा है, स्पीड भी पूछा है। वो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख डालो। इनिशियल पोजीशन क्या था? 8i प्लस 2j। फाइनल पोजीशन क्या है? -2i प्लस 4j, है ना। अब देखो आप कैसे कर सकते हैं। और हाँ, और साथ ही साथ टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? मैं मेथड 1 से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेथड 1 में क्या रहेगा देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा ठीक है, वेक्टर r2 कितना है बेटा? -2i प्लस 4j। एक मिनट नीचे लेता हूं, जगह कम है तो देखो, -2i प्लस 4j माइनस 8i प्लस 2j अपॉन आपका डिफरेंस इन टाइम कितना आएगा? 2 सेकेंड। 2 माइनस 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, -2 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -10i। ओके, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 2j अपॉन 2, यानी क्या हुआ ये? -5i प्लस 1j मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। डायरेक्ट मैंने यहीं से सब्ट्रैक्ट कर डाला, है ना, इस तरह से। अच्छा, मेथड सेकंड क्या होगा फिर? मैं क्या करूंगा देखो, Vx अलग से निकालूंगा, Vx अलग से निकालूंगा, Vy अलग से निकालूंगा। तो देखो Vx क्या आएगा? Vx इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, x2 कितना है? -2 माइनस 8 अपॉन t2 माइनस t1 कितना हो रहा है? 2 माइनस 0, तो वो जा रहा फिर -10 अपॉन 2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। और Vy क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना भैया। y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। अब y2 कितना है? 4, y1 कितना है? 2, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0, 2 अपॉन 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हो गया अपने पास, Vx निकल गया, Vy निकल गया। अब क्या करेंगे? देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू Vx इंटू i प्लस Vy इंटू j। तो Vx की वैल्यू कितनी आई थी? -5i और प्लस 1j मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये क्या मेथड था?
आप प्योरली सिर्फ एक एक्सिस पे एट अ टाइम फोकस कर रहे थे, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस किया था, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस की पोजीशंस को नोट किया था और उसके हिसाब से सिर्फ एक्स एक्सिस पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपने वो कैलकुलेट किया था। फिर बाद में वाई एक्सिस पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट किया था। तो आपने सेपरेटली एक्स की वैल्यू निकाले, सेपरेटली वाई की वैल्यू निकाले और बाद में दोनों को मिक्स कर दिए। ये वाला जो मेथड है आगे जो जाके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा हेल्पफुल होता है, तो इसकी भी थोड़ी सी नॉलेज होना अपने को शुरू से ही ज़रूरी है ना। ये सिंपल वाले तो आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट यही कहीं देखो कितना शॉर्ट में हो गया माइनस में, है ना, उसको सेपरेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। मगर आगे जाके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मैं आपको ये मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा। खैर अभी भी आंसर हमारा अधूरा है क्योंकि उसने एवरेज वेलोसिटी निकला, एवरेज स्पीड अभी भी बाकी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 26 मीटर पर सेकेंड। 5.1 समथिंग होगा वो, ठीक है, लिख लो। थैंक यू। ठीक है, तो अभी ये एवरेज वेलोसिटी कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, कल कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और इंस्टेंटेनियस पे बढ़ेंगे फिर, है ना। मैं कल कोशिश करूंगा कि कल तो नहीं होगा, अच्छा कल संडे है, हाँ कल बैच है, तो संडे को बैच रहेगी, मंडे को छुट्टी रहेगी और ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा। हाँ कल है क्या बोले? नहीं, आपको सर शायद अभी अनाउंस करेंगे क्योंकि कावड़ यात्रा आ रही मंडे की, ये रोड्स पूरे ब्लॉक रहते और आप लोग भी बाहर मत निकलिएगा, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी को। तो अपने को संडे को बैच लेना पड़ेगा और मंडे को छुट्टी डालना पड़ेगा, है ना। अगर सर लेते तो मैं ले लूँगा, नहीं ले रहा अगर वो बैचेस को, अरे भाई मेरे को पोर्शन जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो क्या हुआ, मसला क्या है?